8. इस अजनबी का नाम विक्रम था। ये YouTube पर पिशाच, दैत्य, काली शक्तियों पर वीडियो देख देख कर ऐसी शक्तियां पाने की कोई शॉर्टकट आजमाना चाहता था। इसने गांव के एक पागल शंभू से चीनी के बारे में जाना। जब उसने खुद चीनी का पीछा किया तो उसने सच जाना, हैं? मैं चीनी के ठिकाने के पास आ गया हूं। यहां से बिना आवाज या हाट के निकलना बहुत मुश्किल है। विक्रम चीनी, अर्जुन, तानी और डॉक्टर के बारे में काफी समय से जानकारी जुटा रहा था, लेकिन आज पहली बार वो पकड़े जाने के इतना करीब था। विक्रम का ख्याल सही था। उसके लिए यूं ही बचकर भागना इतना आसान नहीं था जितना उसे लग रहा था। वो धीरे धीरे पीछे हटने लगा। हे भगवान, बस कुछ देर और भेड़ियों का ध्यान भटका रहे तो मैं एक सुरक्षित दूरी पर पहुंच जाऊंगा। हाँ। तभी विक्रम का पैर डगमगाया और वो गिर पड़ा। एक दो भेड़ियों ने सर उठाकर देखा, लेकिन कोई हरकत न होने पर वो वापस जाल में फंसे आदमी के पास आ गए। ओ बाल बाल बचा। अब या तो मुझे तेज दौड़ लगानी होगी या इस पेड़ पर जितना ऊंचा हो सकता है चढ़ना होगा। अगर चीनी आसपास हुई तो ये सब सोचने का मौका भी नहीं मिलेगा। विक्रम भेड़ियों से उल्टी दिशा में दौड़ पड़ा। जान बचाने की आफत में वो कुछ देर तक बहुत तेज भागता रहा और हांफते हांफते एक पेड़ के पास गिर पड़ा। ओ नहीं, बचते बचते भी ये एक भेड़िया मेरे पीछे आ ही गया। मुझ में अब इतनी शक्ति नहीं है कि मैं और भाग सकूं। भास्कर साहब का दिया ये लॉकेट मुझे बचा तो लेगा ना। विक्रम के पीछे आया भेड़िया बाकी भेड़ियों से कुछ बड़ा और अलग था, लेकिन उसका सोचना सही था। भेड़िया उसे देखकर भयानक आवाजें निकाल रहा था और दूर से झपटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन विक्रम पर हमला नहीं कर रहा था। यानी ये लॉकेट काम कर रहा है। मैं बेवजह ही चीनी और उसके इन नालायक जानवरों से डर रहा था। अब मैं आराम से लौट सकता हूं। लेकिन विक्रम के इतना कहते ही वो भेड़िया उस पर झपट पड़ा और अपने नुकीले दांतों से उसकी टांग पकड़ ली। नहीं नहीं, इससे क्या हुआ? ये भेड़िया बाकियों से बड़ा लग रहा है और इसकी आंखें भी लाल सी चमक रही है। नहीं भगवान, मंजिल के इतने पास आकर मुझे नहीं मरना। विक्रम ने अपनी शक्ति जुटाकर उस भेड़िए के मुंह पर एक लात मारी और लंगड़ाते हुए फिर से दौड़ लगा दी। मगर एक ही छलांग में उस विशालकाय भेड़िए ने विक्रम और अपनी दूरी नाप दी। वो फिर विक्रम की जख्मी टांग पर झपट पड़ा। इस आस में कि शायद कोई गांव वाला पास हो, विक्रम ने मदद की गुहार लगाई। बचाओ, कोई है, बचाओ, मदद करो। इससे पहले विक्रम कुछ और सोच पाता, वो उसे वापस जंगल की तरफ घसीट कर ले जाने लगा। इधर चीनी गुफा के मुहाने तक पहुंच गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि भला कोई आम इंसान इतने समय तक उसके सभी भेड़ियों को कैसे उलझा कर रख सकता है। मैं जितना ज्यादा सबसे दूर रहना चाहती हूँ, सब अपनी मौत ढूंढते हुए मेरे पास आ जाते हैं, लेकिन इन भेड़ियों ने बहुत देर लगा दी। तभी अर्जुन की आवाज ने चीनी का ध्यान भंग किया। क्या हुआ चीनी? तुम कुछ परेशान लग रही हो। क्या हमारे पीछे भेजा गया वो शख्स पकड़ा गया? तुम्हारे साथ मुझे कोई परेशानी महसूस नहीं होती है अर्जुन। अभी तक तो उसकी खबर नहीं आई है, लेकिन मुझे अपने भेड़ियों पर पूरा भरोसा है। काफी देर इंतजार करने के बाद भी जब कोई खबर नहीं आई तो चीनी गुस्सा हो गई। लगता है अब मुझे ही जाकर देखना होगा। मेरे जानवरों को इतने समय तक फंसाने वाला कोई आम इंसान नहीं हो सकता। अगर तुम चाहो तो मैं जाकर देख सकता हूँ। चीनी को अर्जुन की बात सुनकर हंसी और गुस्सा दोनों आ रहे थे। भला उस जैसा आम इंसान ऐसी स्थिति में क्या कर सकता है? अर्जुन, मैं तो हर जगह तुम्हारा साथ देना चाहती हूँ, लेकिन तुम अभी बाहर की दुनिया के खतरों से लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार नहीं हुए हो। लेकिन चीनी, मैं भी। बस अर्जुन,
मैंने कहा ना अभी सही समय नहीं है। चीनी की बात सुनकर अर्जुन 2 कदम पीछे हट गया। चीनी को एहसास हुआ कि उसका लहजा अर्जुन के मन में डर पैदा कर सकता है। वो तुरंत बनावटी प्यार भरे अंदाज में बोल पड़ी। देखो अर्जुन, बाहर के खतरों से लड़ते हुए मैं अपना पूरा ध्यान उनको खत्म करने पर देना चाहती हूँ। ऐसे में अगर तुम मेरे साथ हुए तो मुझे तुम्हारी सुरक्षा का भी ध्यान रखना होगा। फिर मैं अपनी शक्तियों का सही इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगी। अर्जुन की आंखें नम हो गई। चीनी उसके करीब आई और उसका कंधा सहलाने लगी। तुम नहीं चाहते ना कि हमारे दुश्मन जीते या मुझे चोट पहुंचाए? बिल्कुल नहीं। तो मुझे अकेले जाने दो। जब तक मैं ना लौटूं तुम कहीं मत जाना। ये कहकर चीनी ने अपनी उंगलियां अर्जुन के चेहरे पर गिराई और अर्जुन की आंखें भारी होने लगी। कुछ ही सेकंड्स में अर्जुन एक पत्थर पर सिर टिकाए गहरी नींद सो रहा था। मुझे अर्जुन को यहाँ उलझाए रखने के तरीके सोचने होंगे। इस तरह इतनी जल्दी बार बार बाहर जाने का विचार उसके मन में नहीं आना चाहिए। लेकिन ये अच्छी बात है कि वो अब मेरे बारे में सोचने लगा है। चीनी तेजी से अपने भेड़ियों की गंध लेती हुई एक तरफ बढ़ने लगी। वहीं तानी इस बार कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती थी। डॉक्टर के कहने के बाद भी उसने अपनी आराधना शुरू नहीं की। कुछ देर बाद डॉक्टर उसके कमरे में आया। क्या हुआ तान्नी? तुमने अपनी आराधना शुरू क्यों नहीं की? इस तरह तो हम अर्जुन को कभी वापस नहीं ला पाएंगे। करना तो चाहती हूँ डॉक्टर, लेकिन अब यह आराधना पहले जैसी नहीं रही। जैसे जैसे मैं इसमें आगे बढ़ रही हूँ, इसके साथ जुड़े खतरे भी बढ़ते जा रहे हैं। अब कल ही मेरे उस विभत्स रूप से आपकी जान पर बनाई। लेकिन क्या तुमने नोट किया कि कैसे उस रूप ने तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाया? उल्टा तुम्हारा स्पर्श पाते ही वो गायब हो गया। फिर तुम्हें किस बात का डर है? डॉक्टर, डर मुझे इस प्रोसेस के अनप्रेडिक्टेबल होने से है। कभी भी कुछ भी हो सकता है। मेरा नुकसान हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन मेरी वजह से किसी और का नुकसान मैं नहीं देख सकती। कुछ देर दोनों शांत रहे। कल के वाक्य के बाद से डॉक्टर खुद अपनी सिक्योरिटी को लेकर चिंतित था। फिर वो तानी के पास आकर बोला, तुम्हारी सोच अच्छी है, लेकिन क्या हमारे पास कोई और चॉइस है? देखो तान्नी, तलवार से लड़ने के लिए हमें भी तलवार का इंतजाम करना ही होगा। नहीं तो सिर्फ अर्जुन ही नहीं, जाने कितने लोगों की जान खतरे में पड़ जाएगी। डॉक्टर की बात का लॉजिक तानी को समझ में आया और वो साधना करने के लिए बैठ गई। डॉक्टर उसका कमरा बंद करके नीचे आ गया। हे प्रभु, न जाने आज की साधना में क्या होगा। कल के घटना के बाद डॉक्टर के मन की बेचैनी बढ़ गई थी। वो कुछ ही सेकंड में कुछ दूरी से तानी के कमरे के अंदर देखने लगा। हाँ? ओह, तान्नी का शरीर तो हवा में झूल रहा है। लगता है फिर कुछ होने वाला है। वाकई ये आराधना तो बढ़ते बढ़ते काफी अनप्रेडिक्टेबल हो गई है। अचानक तानी का आधा शरीर बाईं तरफ से काला होने लगा और तानी बुरी तरह से तड़पने लगी, लेकिन उसने अपनी आराधना जारी रखी। हे काली माँ, लगता है जिसका डर था कुछ वैसा ही होने वाला है। अगर तान्नी ने जल्द ही अपनी साधना पूरी नहीं की या फिर खुद पे काबू नहीं पाया तो अनर्थ हो जाएगा। इधर तानी ने जैसे ही अपना अंतिम मंत्र बोला, वो हवा से नीचे गिर पड़ी। तान्नी, आंखें खोलो। तुम ठीक तो हो ना? तान्नी, मेरी बात सुनो। साधना तो पूरी हो गई है, लेकिन इस बार तान्नी का आधा शरीर काला पड़ चुका है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि अब वो अपनी आगे की साधना का सफर कैसे जारी रख पाएगी। तानी के मुंह से दर्द भरी एक कराह निकली। डॉक्टर ने उसकी जांच की और उसके माथे पर चिंता की लकीरें फिर से बढ़ने लगी। तानी ने आंखें खोली तो उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। वो अपनी दूसरी आंख नहीं खोल पा रही थी। पास ही उसकी नब्ज और बंद पड़ी आंख को डॉक्टर देख रहा था। ये क्या हुआ है मुझे डॉक्टर? तान्नी, पता नहीं कैसे तुम्हारा शरीर का आधा हिस्सा काला पड़ चुका है और उस हिस्से में कोई हरकत नहीं है। आसान भाषा में कहूं तो तुम्हारा आधा शरीर पैरालाइज हो चुका है। तानी की खुली आंख से आंसू की धार फूट पड़ी।
अर्जुन को पाने के लिए उसका प्यार और इच्छा शक्ति तो मजबूत था, लेकिन अब उसे डर था कि कहीं साधना की शक्ति के कारण उसका शरीर न जवाब दे जाए। देखो, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो तान्नी। दुनिया में हर चीज का इलाज संभव है, ठीक है? और मैं तुम्हें जल्द से जल्द ठीक कर दूंगा। मैं आधी काली पड़ चुकी हूँ। ऐसा किस पैरालिसिस में होता है? ये मर्ज हमारी दुनिया के इलाज की सीमा से बाहर है। डॉक्टर, जहाँ से मुझे ये तकलीफ मिली है वहीं से इलाज मिल सकता है। मुझे दोबारा साधना में जाना होगा। नहीं तान्नी, ऐसा अनर्थ मत करना। इस साधना में तुमने अपने शरीर का आधा हिस्सा खोया है और इस हालत में रिस्क लेना ठीक नहीं होगा। इससे तुम्हारे बचे हुए शरीर और जान को भी खतरा हो सकता है। ये खतरा तो मैंने तभी मोल ले लिया था जब इस रास्ते पर चली थी। अब या तो जान जाएगी या मुझे आगे चलने का रास्ता मिलेगा। डॉक्टर की चुप्पी बता रही थी कि उन्होंने तानी के फैसले को मंजूरी दे दी है। वो अंदर से खुश नहीं था, लेकिन इन हालात में कुछ कर भी नहीं सकता था। हे काली माँ, तान्नी की रक्षा करना। साधना शुरू होते ही तानी के शरीर में फिर से भयानक कंपन होने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे उसके हाथ पैर टूटकर बिखर जाएंगे। तभी खिड़की तोड़कर एक साया अंदर आया। अरे तुम!